हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुनाचुरल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17th से 23rd ऑफ जनवरी के कंबाइंड करंट अफेयर्स को। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, which zone received maximum share of complaints under ombudsman schemes as per recent RBI report। यहाँ पर ओम्बड्समैन की बात चल रही है, लेकिन आरबीआई की रिपोर्ट यानी फाइनेंशियल सेक्टर में ओम्बड्समैन की बात चल रही है। तो किस जोन में सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर हुई हैं? और हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ जोन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने देखा कि 22.27% बढ़ोतरी हुई है कंप्लेंट्स के वॉल्यूम में अंडर वेरियस ओम्बड्समैन स्कीम्स ड्यूरिंग अप्रैल 20 टू मार्च 21, जिनमें चंडीगढ़, कानपुर, दिल्ली सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स रजिस्टर करने वाले सिटीज हैं। और नॉर्थ जोन में मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट्स है, लगभग 43.10%। पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा शेयर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इट वॉज फॉलोड बाय द वेस्ट जोन एंड द साउथ जोन। ईस्ट जोन कंटिन्यू टू हैव द लीस्ट शेयर ऑफ कंप्लेंट्स, यानी कि ईस्ट में सबसे कम कंप्लेंट्स हैं। एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग and credit cards accounted for the most reasons of complaints, right? तो अब हम साथ ही साथ यहाँ पे समझेंगे कि बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है क्या। बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम is an expeditious and inexpensive forum for bank customers for resolution of complaints relating to certain services rendered by the बैंक्स। और इसे इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो कि 1949 में आया। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। ये दोनों ही फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे इफेक्ट में लाया गया 1995 में। प्रेजेंटली द बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 इज इन ऑपरेशन, यानी कि 95 में ये इफेक्ट में आया, 1949 में एक्ट आया था और इसमें जो संशोधन किया गया वो 2006 में किया गया और वही अभी ऑपरेशन में है। सो हु इज बैंकिंग ओम्बड्समैन? बैंकिंग ओम्बड्समैन एक सीनियर ऑफिशियल होता है जिसे अपॉइंट किया जाता है आरबीआई के द्वारा टू रिड्रेस कस्टमर कंप्लेंट्स, यानी कस्टमर जो भी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे उन्हें सॉल्व करने का काम होता है बैंकिंग ओम्बड्समैन का अगेंस्ट डेफिशिएंसी इन सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज। जैसे बैंकिंग सेक्टर में जो भी सर्विसेज अलॉट की गई है, अगर उन्हें ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा है, कस्टमर को उन सर्विसेज से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो ऐसे में बैंकिंग ओम्बड्समैन आपकी सहायता करेगा। और जो कंप्लेंट स्पेसिफाइड होती है वो क्लॉज 8 ऑफ बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम 2006 में लिखी हुई है। Which are the banks covered under the banking ombudsman scheme 2006? तो इसमें सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, आरआरबीस यानी रीजनल रूरल बैंक्स हैं और शेड्यूल्ड प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं जो इस स्कीम में कवर होते हैं। ये आपको याद रखना होगा। कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं कि कौन से बैंक बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम में कवर है और कौन से नहीं है। राइट, लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। Which country recently launched formal free trade agreement negotiations with India? The answer is option number B, UK. UK ने अभी formal free trade agreement negotiation किया है इंडिया के साथ। With the aim of doubling the trade between UK and India by 2030, the countries launched formal free trade agreement negotiations. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, ये हम आने वाले टॉपिक में बात करने वाले हैं डिटेल में। फिलहाल बायलेटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज के बीच में, ये जो वैल्यू है वो है $50 बिलियन पर ईयर। कॉमर्स मिनिस्टर हमारे हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने कहा कि दोनों कंट्रीज एग्री है कुछ सेंसिटिव सेक्टर्स को लेकर, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी सेक्टर, जहां पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लागू किया जाएगा। एज पर WTO, preferential terms can be given if they have bilateral agreements that cover all the trade। बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमी का। राइट, इट इज अ पैक्ट बिटवीन टू और मोर नेशंस टू रिड्यूस बैरियर्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अमंग देम। यानी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई दो कंट्री साइन करते हैं, लेट्स से एक कंट्री ए है एक बी है, इन दोनों के बीच में एफटीए साइन हो गया, तो अब चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, इन दोनों के बीच में जो ट्रेड बैरियर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। काफी आसानी से दोनों के बीच में ट्रेड किया जा सकता है।
Under a free trade policy, goods and services can be bought and sold across the international borders with little or no government tariff. तो यहाँ पे काफी बड़े अमाउंट में दोनों ही कंट्रीज के टैरिफ बच जाते हैं, कोटा बचता है, सब्सिडीज, प्रोविजंस और जो भी एक्सचेंज में इश्यूज आते हैं उन सभी चीजों से फ्री हो जाएंगे अगर कोई दो कंट्री फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं तो। The concept of free trade is the opposite of trade protectionism और economic isolationism। Economic isolationism क्या होता है? अगर कोई कंट्री चाहता है कि नहीं, हमारे देश के जो रिसोर्सेज हैं वो बाहर ना जाए, हमारे देश की जो इंडस्ट्रीज हैं उनका सामान यहीं पे बेचा जाए, उन्हें कोई भी तरह का लॉस ना हो, वो अपनी ही कंट्री को एकदम आइसोलेट करके रख रहे हैं, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, तो ऐसे में वो दूसरे कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं करना चाहेंगे और वो काफी सारे बैरियर्स और टैरिफ लगा देंगे ताकि दूसरा कंट्री इन्वॉल्व ना हो। बात करते हैं इंडिया और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। After India opted out of the Regional Comprehensive Economic Partnership यानी RCEP नवंबर 2019 में जब साइन किया इंडिया ने, तो 15 मेंबर FTA ग्रुपिंग हुई जिसमें जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और FTAs went into cold storage for India। लेकिन मई 2021 में एक अनाउंसमेंट आया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन बात करेंगे, जो कि 2013 में जो बातें हुई थी इनके बीच में उसे रिज्यूम किया जाएगा। Both sides are now engaged in internal preparations to take these various strands of work forward. Bilateral free trade agreement of India are being negotiated with UAE, the UK, Australia and Canada. The agreement with UAE was close to finalization, यानी अभी इसमें कुछ चीजें बाकी हैं, while the FTA with Australia was at a very advanced stage, यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे जो ट्रेड रिलेशंस है वो काफी एडवांस लेवल पे है, जो ट्रेड बैरियर्स है बिल्कुल भी नहीं है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं इंडिया के, वो है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि इंडिया मॉरिशस के बीच में हुआ है। साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट सैप्टा, इट इज फॉर प्रमोटिंग ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज, केम इनटू इफेक्ट इन 1995, राइट। तीसरा है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यहाँ पे क्या है, a free trade agreement confined to goods but excluding all services like IT. Agreement was signed to reduce custom duties of all traded goods to zero by the year 2016, यानी सेफ्टा में जो सर्विसेज है उन्हें इंक्लूड नहीं किया गया है, जो गुड्स है उनके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया है। एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट एप्टा, ये क्या है, प्रीवियसली इसे बैंकॉक एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता था। ये एक प्रेफरेंशियल टैरिफ एग्रीमेंट है जो कि इंट्रा रीजनल ट्रेड को प्रमोट करने में हेल्प करेगा थ्रू द एक्सचेंज ऑफ म्यूचुअली एग्रीड कंसेशंस बाय मेंबर कंट्रीज, यानी कुछ प्रेफरेंशियल ट्रेड, यहाँ पे कुछ टैरिफ एग्रीमेंट किया गया कि भाई यहाँ जिस सेक्टर में ज्यादा जरूरत है वहां पे आपको कुछ कंसेशन दे दिया जाएगा, पूरी तरीके से फ्री ट्रेड नहीं होगा, राइट। अब यहाँ पे आप देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज क्या होते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ काफी बढ़ती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो जाएगी, क्योंकि टैरिफ नहीं लगेगा, सब्सिडीज मिलेंगी, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। अगर फ्री ट्रेड है तो क्या होगा, आसानी से दो देश अपने गुड्स एंड सर्विसेज को साझा कर पाएंगे, उन्हें चीजें महंगी नहीं पड़ेंगी, तो ये कुछ फायदे हैं। लॉस क्या होते हैं, इंक्रीज जॉब आउटसोर्सिंग। अगर फ्री ट्रेड होता है तो ना ही सिर्फ गुड्स बल्कि सर्विसेज का भी आदान प्रदान होता है। ऐसे में कई बार हमारे देश के नागरिकों को हमारे देश में जॉब नहीं मिलती है, या फिर हम ये कहें कि ज्यादातर जो लोग हैं वो बाहर जाके जॉब करना पसंद करते हैं, तो दो तरीके से मिसमैच हो जाता है। पुअर वर्किंग कंडीशंस हो जाती है कभी कभी, और नेचुरल रिसोर्सेज का काफी ज्यादा डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि जब ट्रेड फ्री हो जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है, जो कि सस्टेनेबिलिटी के अपोज में है। अब यहाँ पर नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा के बारे में हम बात करेंगे। इट वाज अ पैक्ट एलिमिनेटिंग मोस्ट ट्रेड बैरियर्स बिटवीन यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको, जो कि 1 जनवरी 1993 से लागू किया गया था। अब यहाँ पे बात किसकी चल रही है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको, यानी इन तीनों कंट्रीज के बीच में इजीली गुड्स का आदान प्रदान हो सके,
सर्विसेज का फ्री ट्रेड हो सके, इसके लिए नाफ्टा को बनाया गया था। इट ग्रांट्स द मोस्ट फेवर्ड एक्शन status to all co-signers, eliminates tariffs on imports and exports between the three countries. All NAFTA countries must respect patents, trademarks, and copyrights. According to NAFTA, exporters must get the certificate of original to waive tariff. Right? It establishes procedure to resolve the trade dispute. तो ये सारी चीजें हैं जो कि NAFTA में की गई हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच इंडियन कंपनी हैज जॉइंड हैंड्स विद अफ्रीका 50 इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू डेवलप केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट? The answer is here option number B, Power Grid Corporation. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने साइन किया एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट अफ्रीका 50 के साथ टू कंटिन्यू टू डेवलप द केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। तो पीपीपी मॉडल पे बनने वाला ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया है, यानी कि यहाँ पे पावर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा। ये पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है अफ्रीका 50, जिसके द्वारा ये किया जा रहा है इंडिया के पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर। द प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट इंडिपेंडेंट पावर ट्रांसमिशन इन केन्या एंड अफ्रीकाज फर्स्ट फाइनेंसिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस ऑन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द क्रू कैपेसिटी ऑफ गगनयान प्रोग्राम? गगनयान प्रोग्राम की जो क्रू कैपेसिटी है वो है 3। रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन फॉर द गगनयान प्रोग्राम फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 720 seconds. The test was conducted at ISRO Propulsion Complex, महेंद्रगिरी इन तमिलनाडु। यहाँ पे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बन जाता है कि महेंद्रगिरी हिल्स जो है वो कहाँ पर है, तो ये है तमिलनाडु में। This long duration test is a major milestone for the 3 crewed human space program गगनयान। और ये जो इंजन है अभी 4 और टेस्ट से गुजरेगा ताकि जो कम्युलेटिव ड्यूरेशन है 1810 सेकेंड्स की वो कंप्लीट की जा सके। यहाँ पे डिटेल में बात की गई है जो गगनयान मैन मिशन है इसमें। अब इस मिशन में होगा क्या, ये आप सभी जानते हैं कि जो धरती पे रहने वाले लोग हैं उन्हें स्पेस में ले जाया जाएगा इस मिशन के तहत। राइट, तो किस तरीके से पूरा प्रोसीजर होगा ये देखिए। 16 मिनट टू रीच लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने में इसको 16 मिनट लगेंगे। GSLV Mark 3 से ये श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा जाएगा, फिर ये धीरे धीरे ऑर्बिट मॉड्यूल में आएगा, सोलर एरे डिप्लॉयमेंट होगा, 5-7 डेज तक ये स्पेस में रहेगा, फिर इसका रीओरिएंटेशन किया जाएगा, डायरेक्शन चेंज करके डीबूस्टिंग होगी, क्रू और सर्विस मॉड्यूल सेपरेट होंगे, एरो ब्रेकिंग, देन पैराशूट डिप्लॉयमेंट, और इसके बाद लोग स्पेस में जा सकते हैं। स्प्लैश डाउन एट अरेबियन सी ऑफ गुजरात, और यहाँ उतरेंगे कहाँ, अरेबियन सी गुजरात के पास। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलने वाली है और ये एक ट्रेजेक्टरी पाथ में जाएगा। राइट, सो दिस इज द ट्रेजेक्टरी पाथ। ओके, कब लॉन्च हो रहा है ये? 2022 में। इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च अ मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएस, रशिया एंड चाइना। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत से पहले किन देशों ने स्पेस फ्लाइट मिशन को लॉन्च किया है? तो सबसे पहले किया यूएस ने, देन रशिया ने एंड देन चाइना ने। इसकी कॉस्ट क्या है इंडिया के लिए? 10,000 करोड़ रुपीज, लेस देन 10,000 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन स्टेट कॉन्स्टिट्यूटेड द जस्टिस हेमा कमीशन? जस्टिस हेमा कमीशन केरला गवर्नमेंट ने बनाया था। किस लिए बनाया ये? ये 3 मेंबर कमीशन था जिसकी हेड थी जस्टिस के हेमा, जो कि रिटायर हो चुकी है, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट है। इसके अलावा ये जस्टिस है, और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट केबी वालसाला कुमारी एंड वेटरन एक्ट्रेस शारदा, ये तीनों इसकी मेंबर थी। The commission was formed to scrutinize problems faced by women in Malayalam film industry. तो आपको याद रखना होगा किस वजह से इस कमीशन का गठन किया गया था। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में विमेन को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी उन सभी को सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन निकालने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। The government in Kerala recently formed a 3-member panel ताकि वो स्टडी कर सके कि जो भी प्लान बनाया गया है इस कमीशन के द्वारा उसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जो रिकमेंडेशंस है उन्हें किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। The next question is
Xylophaga nandini, which was recently identified is a species of Xylophaga nandini. ये मोलस्का की स्पीसीज है. किसकी? मोलस्का. Remember, a team of researchers from Kerala and Brazil have identified a new species of rare deep sea mollusca जिसका नाम रखा गया है Xylophaga nandini. आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये क्या है, जिस तरीके से अभी पूछा है. कहीं ये कोई सैटेलाइट तो नहीं है, कहीं ये कोई नई स्पेस तो नहीं है, या फिर ये एक मोलस्का है, राइट. तो इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. ये ईस्टर्न अरेबियन सी से फाइंड किया गया है. The wood-boring tiny species has been named after Professor Bijoy Nandan, Dean Faculty of Marine Science, Cochin, University of Science and Technology. तो इनके नाम पर विजय नंदन के नाम पे इसका नाम रखा गया Xylophaga nandini. ठीक है, बढ़ते हैं आगे. माघ मेला 2022 is an annual religious fair held in which state? माघ मेला हर साल उत्तर प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और ये 47 डेज तक चलता है. रिलीजियस फेयर है. कहां पर होता है ये? इलाहाबाद या प्रयागराज. प्रयागराज में जो संगम है जहां पे 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना एंड मिथिकल सरस्वती, यानी सरस्वती रिवर आज के समय में नजर नहीं आ रही है. कहा जाता है कि पहले के समय में सरस्वती नदी भी यहीं पर आकर मिलती थी. और जो घग्गर रिवर है वो शायद सरस्वती रिवर का ही रेमिनेंट है, यानी बचा हुआ हिस्सा है. हो सकता है कि इसने अपना कोर्स बदल लिया हो, राइट. तो मकर संक्रांति के मौके पर हर साल माघ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है प्रयागराज संगम में. कम टू द क्वेश्चन नंबर 8. Which country proposed P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट ड्यूरिंग WEF Davos Agenda 2022? Here the answer is option number C, India. Indian Prime Minister नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल मूवमेंट to underline India's climate change commitments at World Economic Forum's Davos Agenda. Davos Agenda क्या है? देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो एनुअली मिलता है डेवोस स्विट्जरलैंड में, जहां पे वर्ल्ड के टॉप लीडर्स आते हैं और चर्चा करते हैं कि ग्लोबल, रीजनल और इंडस्ट्री एजेंडास को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है. ये आप देखेंगे यूरोप का मैप है, यहाँ पर है जर्मनी, यहाँ पे है फ्रांस और बीच में ये रेड कलर से जो नजर आ रहा है ये है स्विट्जरलैंड जिसकी कैपिटल है ज्यूरिक और यहाँ पर है डेवोस. तो ये जो डेवोस नाम की जगह है, सिटी है, यहाँ पर ये मीटिंग की जाती है और यहाँ पे जो एजेंडा डिक्लेयर किए गए थे उसे हमने डेवोस एजेंडा 2022 कहा. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेवोस एजेंडा वर्चुअल समिट होस्टेड वर्ल्ड लीडर्स एंड हेड्स ऑफ important institutions around the world to discuss climate action, pandemic recovery and socio-economic resilience. इस दौरान ये जो मूवमेंट है वो लॉन्च किया गया प्रो प्लैनेट पीपल, राइट. क्या है प्रो प्लैनेट पीपल अप्रोच? ये आइडिया जब आया तो इसमें कहा गया कि इंडिया की जो कमिटमेंट है क्लाइमेट चेंज को लेकर उन्हें हम कैसे पूरा करेंगे. ग्लोबल फोरम पे इसकी बात की गई कि UNFCCC ने COP26 में जो वादे किए थे कि किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को लेकर अपने एक्शंस को चेंज करेंगे और उसके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू हम दुनिया को कैसे बदल सकते हैं, स्पेशली इंडिया में हम किस तरीके से लोगों की लाइफस्टाइल को बदल सकते हैं, इन्वायरमेंट को बदल सकते हैं, उन सभी चीजों पे बात की गई है और ये मूवमेंट चलाया जा रहा है. Reiterated India's clean, green, sustainable and reliable energy goals which dwell on achieving a net zero carbon emission target by 2070. इंडिया ने कहा कि वो नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट को 2070 तक पूरा कर लेगा. ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया ने अपना टारगेट किस साल को सेट किया है? 2070 यानी 2070. मेकिंग लाइफ से मतलब है यहाँ लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जो कि पीएम मोदी जी ने UNFCCC COP26 में कहा था कि हमें मेकिंग लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट को किस तरीके से चैलेंज के रूप में लेना है. अब इसे मास मूवमेंट में कन्वर्ट किया जा रहा है. स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के तौर पे ये उभर के आ रहा है P3 यानी प्रो प्लैनेट पीपल के लिए. लाइफ एक ऐसा विजन है जो कि रेजिलिएंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को लेकर आएगा दैट विल कम हैंडी इन डीलिंग विद द क्लाइमेट क्राइसिस एंड अदर अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस ऑफ
फ्यूचर, क्योंकि हम सभी जानते हैं क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है फ्यूचर में ऐसे अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस लेके आने वाला है, चैलेंजेस लेके आने वाला है जिसके लिए ना हम तैयार हैं और ना हम उससे रिकवर कर सकते हैं। इस साल आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हर साल क्लाइमेट चेंज होता है इंडिया का, उसमें और 22 में जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें कितना डिफरेंस है। यानी लोग भूल गए थे किस तरीके से जो बहुत तेज ठंड पड़ रही है, इवन डेजर्ट में बर्फ का गिरना, ये सारे अनप्रिडिक्टेबल चैलेंजेस हैं हमारे सामने और जो फ्यूचर में और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। थ्रो अवे culture and consumerism has enhanced the climate challenge. This is also the main point, right? Now come to the question number 9. Senior bureaucrat Vikram Dev Dutt is the new chairman and managing director of which organization? The answer here is option number A. Air India के नए chairman and managing director बने हैं senior bureaucrat Vikram Dev Dutt. राइट ये 1993 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी कैडर के, और प्रेजेंट में ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म है दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत। He has been appointed in the rank and pay of additional secretary. Now come to the question number 10. Which union ministry launched the Climate Hazards and Vulnerability Atlas of India? The answer is option number B. Ministry of Earth Sciences ने लॉन्च किया है क्लाइमेट हजार्ड्स एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। ये जो एटलस होगा ये बताएगा कि इंडिया में किन किन एरियाज में कितनी वल्नरेबिलिटी है क्लाइमेट हजार्ड्स को लेकर। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया कि जो हमारा सुंदरबंस और वेस्ट बंगाल वाला ये जो रीजन है, यहाँ पे जो उड़ीसा कोस्ट है, रामनाथपुरम है, पुडुकोट्टई, तंजावुर, तमिलनाडु, ये जो पूरा एरिया है ये बहुत ज्यादा वल्नरेबल है स्टॉर्म सर्जेस के लिए। यानी हर साल यहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी साइक्लोन्स आते हैं, बहुत तबाही मचाते हैं। यानी यहाँ पर वल्नरेबिलिटी काफी बढ़ गई है, रिस्क काफी बढ़ गई है। इसके अलावा हिमालयन रीजन, हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं, जो डेजर्ट एरिया है, सभी के लिए अलग अलग वल्नरेबिलिटी जो डिक्लेरेशन है, क्लाइमेट हैजार्ड्स हैं, वो सारे बताए गए हैं इस एटलस में, ताकि उसके बेसिस पे आने वाले समय की प्लानिंग की जा सकती है। लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 11. What is the name of the phenomenon that describes record number of people leaving their jobs during COVID pandemic? The answer is option number C, the Great Resignation. इस फिनोमिनन को नाम दिया गया है द ग्रेट रेजिग्नेशन। इसके अंतर्गत मैक्सिमम पीपल यानी दुनिया भर में कितने सारे लोग अपनी जॉब से रिजाइन कर रहे हैं, इसका परसेंटेज निकाला गया है और ये जो परसेंटेज आया है वो कहता है कि 40% ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स इज रेडी टू क्विट नाउ जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। 73% ऑफ वर्कर्स वांट रिमोट वर्क टू स्टे, घर से काम करना चाहते हैं लोग। 54% आर टायर्ड ऑफ फीलिंग बर्न आउट। 39% वांट टू बी देयर ऑथेंटिक सेल्स एट वर्क। तो इस तरीके से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ है वर्क कल्चर को कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। Now come to the question number 12. The 14F Industrial Research and Development and Technological Innovation Fund is a collaboration between India and which country? The answer is option number B, Israel. 14F India-Israel Industrial Research and Development and Technological Innovation Fund ये collaboration है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इजराइल की इनोवेशन अथॉरिटी के बीच में, जिसका एम क्या है? एम है इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट करना इंडिया और इजराइल के बीच में। इससे पहले हमने देखा कि इजराइल की जो एग्रीकल्चरल रिसर्च है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, वहां की जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी यूज की जाती है वो काफी अच्छी है और इंडिया भी इजराइल की टेक्नोलॉजी यूज करता है, उनसे सीखता है। तो इस तरीके से भारत और इजराइल के टर्म्स अच्छे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर। So the two countries have recently approved 3 joint research and development projects जिनकी वर्थ है $5.5 million।
जिसमें इंक्लूड है सेंट्रली मॉनिटर्ड IoT नैनो सेंसर्स फॉर डायग्नोस्टिक्स इन हेल्थ केयर। नो मोर मोस, ये क्या है? अ मॉस्किटो कंट्रोल बायोलॉजिकल सॉल्यूशन। मोस से आपको मॉस्किटो याद रखना है। एंड IoT enabled satellite communication for real time collection of agriculture and environment data across India। इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब तक एग्रीकल्चर का रियल टाइम डेटा कलेक्शन नहीं होता है तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि भारत में किसी एक फसल का बहुत ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कोई दूसरी फसल बहुत कम है। ऐसे में जो अनइवन प्रोडक्शन होता है उसकी वजह से काफी लॉस देखने को मिलता है। कुछ क्रॉप सड़ के खराब हो जाते हैं और किसी चीज की कमी हो जाती है और हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो एग्रीकल्चर का जो रियल टाइम कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच कंट्री has inaugurated the India assisted social housing units project? The answer is option number B, Mauritius. Indian Prime Minister Narendra Modi and his Mauritian counterpart Pravind Jagannath jointly inaugurated India assisted social housing units project in Mauritius virtually. उन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी रखा सिविल सर्विस कॉलेज एंड इन 8 मेगावाट सोलर PV फॉर्म का, जो कि इंडिया की सपोर्ट से मॉरिशस में बनने जा रहा है। दे आल्सो साइंड एग्रीमेंट फॉर द एक्सटेंशन ऑफ $190 million लाइन ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इंडिया टू मॉरिशस। किस चीज के लिए? मेट्रो एक्सप्रेस बनाने के लिए और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर MOU साइन किया गया है इंडिया और मॉरिशस के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा है, which Indian state has launched the Golden Jubilee celebrations of the state and decided to set up infrastructure financing authority? The answer is option number C, Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट स्टैब्लिश करेगा अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग अथॉरिटी APIFA टू फास्ट ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट पे फोकस किया जा रहा है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, जिन्होंने इस लॉन्च की घोषणा की है गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश के मौके के दौरान। राइट, द कैबिनेट आल्सो डिसाइडेड टू फॉर्मुलेट डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 15. Which union ministry released revised rural area development plan formulation and implementation, that is RADPFI guidelines? The answer here is option number B, Ministry of Panchayati Raj. So Ministry of Panchayati Raj released the revised rural area development plan formulation and implementation guidelines. और ये जो नया इंट्रोड्यूस रूरल गाइडलाइंस है इसका क्या होगा? टू ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड टू प्रमोट rural prosperity. It would supplement the efforts of the centers such as Swamitva scheme of Ministry of Panchayati Raj and Urban Mission of Ministry of Rural Development. Come to the question number 16. Which institution released the Climate of India during 2021 report? The answer is none other than option number B, India Meteorological Department ही रिलीज कर सकता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या कहा गया कि 2021 फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर था इन इंडिया सिंस नेशन वाइड रिकॉर्ड्स कमिंस्ड इन द कंट्री इन 1901, यानी 1901 से लेके 2021 तक फिफ्थ वार्मेस्ट ईयर ये घोषित किया गया है। और इस साल काफी ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं हमें। अभी भी अगर आप देखेंगे तो बारिश भी बहुत ज्यादा हुई, सर्दी भी बहुत ज्यादा हुई, डेजर्ट में बर्फबारी हुई, तो ये सारी चीजें एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन को शो करती हैं। इट ऑल्सो शोज दैट द कंट्री रिपोर्टेड लॉस ऑफ 1750 लाइव्स ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लास्ट ईयर। और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुआ था जब 350 डेथ हुई थी यहाँ पे। Let's come to the question number 17. The UN General Assembly approves the resolution sponsored by which country condemning Holocaust denial? The answer is option number C, Israel. UN General Assembly ने अप्रूव किया Israeli sponsored resolution condemning any denial of the Holocaust. The resolution also urged all nations and social media companies to take active measures to combat anti-Semitism and Holocaust denial or distortion.
UN has an outreach program on the Holocaust, and the UNESCO has a program on Holocaust education and combating anti-Semitism. अब Holocaust denial होता क्या है? It is any attempt to negate the established fact of Nazi genocide of European Jews. Holocaust denial और distortion एक तरीके से anti-Semitism का part है, prejudice against or hatred of Jews. Holocaust denial and distortion generally claim that Holocaust was invented or exaggerated by Jews as part of a plot to advance Jewish interest. Right? So now discuss question number 18. Aisha Malik became the first ever women judge of Supreme Court of which country? तो पाकिस्तान की पहली विमेन जज बन गई हैं आयशा मलिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट की विमेन जज होंगी. पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी gave his approval to the elevation of the judge. Let's discuss question number 19, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है. Which state government launched the streetscaping and beautification of roads project on the lines of European cities? The answer is none other than option number C, Delhi. Delhi government ने streetscaping and beautification of roads project start किया है on the lines of European cities, और 9 selected stretches पूरे सिटी में से सिलेक्ट किए गए हैं जो कि रीडिजाइन और रीडेवलप किए जाएंगे ताकि वो साइकिलिंग के लिए एक अलग से ट्रैक बनाया जा सके, साइकिलिंग के लिए यूज किया जा सके, और एक ट्रैक ऐसा होगा जहां पे जो वॉकिंग करने वाले लोग हैं, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो आसानी से चल सकते हैं. इमेज में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मॉडल देखने से ये लग रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर प्लांटेशन हो, ग्रीनरी हो, और इसकी जो ब्यूटिफिकेशन है वो भी एक वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को मैच कर सके. Recently, redesigning is commenced in a 600-meter stretch on Lodhi Road to make it in line with various historical monuments in the area. So this is all about today. Thank you so much guys, and stay connected with Edge Arunachal.